हमने पिछले 2 लेक्चर में देखा कि जो साइको एक्टिव ड्रग होते हैं वे उसका इंट्रोडक्शन देखे और जो है उसका नाम देखे कि उसको जो है न्यूरो एक्टिव ड्रग के नाम से भी जाना जाता है। और उसके बाद जो है नर्वस सिस्टम में जो है मैकेनिज्म भी देखे कि किस प्रकार से जो है मैसेज का जो है ट्रांसमिशन जो है नर्वस सिस्टम में होता है, इसके बारे में। अब अगला आज का जो टॉपिक है उसमें हम लोग देखेंगे CNS डिस्प्रेजेंट्स। CNS डिस्प्रेजेंट्स का जो फुल फॉर्म होता है, तो CNS का फुल फॉर्म है वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिस्प्रेजेंट। मतलब जो हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें जो है कुछ जो डिस्प्रेजेंट आए तो उसको हम लोग बोलेंगे CNS। जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो है एक प्रकार से बोले कि मूर्छा करने वाले जो दवाई होंगे या ड्रग्स होंगे उनको हम लोग जो है CNS डिस्प्रेजेंट्स कहेंगे। इसमें जो है सेडेटिव एंड जो हिप्नोटिक जो ड्रग होते हैं, ये जो ड्रग हैं यह भी क्या करते हैं तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो है डिस्प्रेजेंट करने के लिए जो है मतलब उसको जो है शून्य करने के लिए जो है इनका यूज़ किया जाता है। कहने का मतलब है कि हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको जो है काम करने नहीं देते हैं ये सेडेटिव एंड हिप्नोटिक जो ड्रग होते हैं ये सब। लेकिन जो है ये नॉर्मल कंडीशन में अगर इसको कम अमाउंट में लिया जाएगा तो उस कंडीशन में ये जो है हमारे लिए कुछ साइड इफ़ेक्ट भी नहीं डालते हैं, ना ही हमको जो है हिप्नोटिक सेडेटिव की तरह व्यवहार करते हैं। जैसे ही इनका अमाउंट जो है इनका डोज एक्शन जो है वह अगर ज़्यादा हो जाता है तब यह अपने ट्रैवल टाइम तक जो है या जब तक कि यह मेटाबोलाइट्स नहीं हो जाता तब तक जो है यह सेडेटिव ड्रग्स और जो है हिप्नोटिक जो ड्रग्स होते हैं ये या सेडेटिव उत्पन्न करने वाले या हिप्नोटिक उत्पन्न करने वाले जो भी ड्रग्स होंगे ये ज़्यादा अंतर नहीं होते हैं इन दोनों में। बस इतना ही अंतर रहता है कि अगर हम लो डोज लेते हैं तो जो ड्रग है वह सेडेटिव उत्पन्न करता है, लेकिन उसी का जब हायर डोज ले लेते हैं तब ये ड्रग जो है हिप्नोटिक बिहेवियर शो करते हैं। तो इस प्रकार से जो है हम लोग बता सकते हैं कि सेडेटिव ड्रग्स और जो हिप्नोटिक ड्रग हैं वो किस प्रकार से व्यवहार शो करते हैं। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं कि जैसे इसमें एक एग्जांपल बताया हुआ है, व्हेन फेनोबार्बिटल एडमिनिस्ट्रेशन एट एन लो डोज विच इज़ 25 to 30 मिलीग्राम, तब यह सिर्फ और सिर्फ माइल्ड सेडेटिव का व्यवहार करता है। जब हम फियोबार्बिटल को जो लेते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में तब इसका जो अमाउंट है अगर वह 25 से 30 मिलीग्राम अगर है तो उस कंडीशन में यह माइल्ड सेडेटिव ही उत्पन्न करेगा, इसमें हिप्नोटिक प्रॉपर्टीज शो नहीं करता है। लेकिन उसी का डोज अगर हम लोग जो है 100 मिलीग्राम डोज ले लेते हैं तो उस कंडीशन में यह सेडेटिव की तरह व्यवहार ना करते हुए यह हिप्नोटिक व्यवहार करेगा और जो है हिप्नोटिक डेरिवेटिव की भांति जो है फिनोबार्बिट्रेट जो है वह एंटी कॉन्वोल्सेंट बिहेवियर शो करेगा, एंटी कॉन्वोल्सेंट बिहेवियर शो करता है। तो इस प्रकार से जो है हम देखें तो जो हमारे CNS डिस्प्रेजेंट हैं उसमें जो है सेडेटिव और जो हिप्नोटिक और जो है एनेस्थीसिया ये सब जो है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो है शून्य करने के लिए या फिर उसको जो है सेंसलेस करने के लिए जो है यूज़ किए जाते हैं। इसलिए इसमें बताया हुआ है कि जो CNS डिस्प्रेजेंट का इंक्रीजिंग ग्रेड्स जो है उसको इस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं। सेडेटिव जो है वह सबसे कम जो है डिस्प्रेसेंट का व्यवहार करेगा। उसके बाद जो है हिप्नोसिस जो है यह सेडेटिव की अपेक्षा जो है ज़्यादा जो है CNS को जो है डिस्प्रेसेंट करेगा। और जो है उसके अलावा देखें तो जो जनरल एनेस्थीसिया यूज़ किया जाता है जो कि सर्जरिकल वर्क्स में जिसको एनेस्थीसिया के रूप में हम डॉक्टर यूज़ करते हैं, ये जो है उनसे ज़्यादा जो है इंक्रीजिंग जो है डिप्रेसेंट CNS डिप्रेसेंट शो करते हैं। मतलब जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो है इस बेसिस पर जो है ये शून्य करने का काम करते हैं।
इसमें दूसरा बताया हुआ है कि जो सेडेटिव जो ड्रग्स है, सेडेटिव जो उत्पन्न होगा वो उससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है हिप्नोसिस। हिप्नोसिस से ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है जनरल एनेस्थीसिया, और जनरल एनेस्थीसिया से ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है एनेस्थीसिया। तो जैसे कि हम बोल सकते हैं कि अगर किसी प्रकार का अगर बड़ा सर्जरिकल या ऑपरेशन करना रहता है, तो उस कंडीशन में जो है हमारे सीएनएस या फिर बोल जाए सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो है रिप्रेजेंट करने के लिए जो है एनेस्थीसिया का यूज़ किया जाता है। और अगर उससे कम वाली सर्जरी है, मतलब उससे कम पीड़ादायक सर्जरी है, तो उसके लिए जो है जनरल एनेस्थीसिया का यूज़ किया जाता है। अब देखें कि इन जो ये जो ड्रग होते हैं, साइको एक्टिव ड्रग, ये क्या क्या इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। तो इसमें बताया हुआ है कि सबसे पहले तो ये पॉइजनिंग इफ़ेक्ट डालेंगे, मतलब जो है विषैलापन उससे उत्पन्न होगा। विषैलेपन के कारण से जो है ड्रग की जो हमारे जो सब बॉडी की जो ऑर्गेन्स हैं वो सही ढंग से काम नहीं कर पाएंगी। और इससे अगर देखें तो अगर यह पॉइजनिंग इतनी बढ़ जाती है, मतलब इनकी जो क्वालिटी है, मतलब क्वांटिटी है, पॉइजनिंग की क्वांटिटी अगर बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो जो है हमारा बॉडी जो है वह कोमा में चला जाता है। और अगर कोमा के हालत में आया और उससे भी अगर इन ड्रग्स का जो यूज़ है या डोजेस है या एडमिनिस्ट्रेशन है वह अगर और ज़्यादा हो जाएगा, तो उस कंडीशन में जो है उस ड्रग से जो है साइको एक्टिव ड्रग से जो ह्यूमन बीइंग है उनका जो है डेथ भी पॉसिबल होता है। तो इसी प्रकार से बताया हुआ है कि जो ये साइको एक्टिव ड्रग होते हैं वो सबसे लो डोज में जो है ये पॉइजनिंग इफेक्ट डालेंगे। उससे थोड़ा हायर डोज अगर हो जाता है तो कोमा का कंडीशन क्रिएट करेंगे। और अगर जो है उसका डोज जो है बहुत अत्यधिक हो जाता है या बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो है ये साइको एक्टिव ड्रग जो है ये डेथ का कंडीशन भी ला सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है रिलेशन रखता है आपका साइको एक्टिव ड्रग जो है वह सीएनएस डिस्प्रेजेंट के लिए। इसमें एक एग्जांपल बताया हुआ है। इस एग्जांपल में बता रहा है कि जो फिनोबार्बिटल जो होता है, इसको अगर हम लार्ज अमाउंट में किसी पेशेंट को अगर दे देते हैं, तो उस पेशेंट को जो है जनरल एनेस्थीसिया हो जाता है। मतलब उसका जो सीएनएस सिस्टम है वह जनरल एनेस्थीसिया के कंडीशन में आ जाता है। और ना ही उस जो एनेस्थीसिया के कंडीशन में देखें तो वह ना तो मतलब अपने पैर हाथ हिला सकता है, वॉकेंड नहीं कर सकता है, ना ही वो जो है अपने किसी भी ऑर्गेन्स है उसको जो है मूव कर सकता है। तो इस कंडीशन में यह जो इसका जो इफ़ेक्ट है वह जब तक कि जो साइकोएक्टिव ड्रग्स बार्बिटल जो है इसका जब तक कि मेटाबॉलिज्म कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक जो है वो पेशेंट जो है वह जनरल एनेस्थीसिया के कंडीशन में रहेगा ही। इसके बाद देखें तो इसमें बता रहा है कि जब हम ये कुछ हिप्नोटिक जो ड्रग्स होते हैं, अगर इनका अमाउंट अगर हम लोग जो है वेरी लार्ज अमाउंट में ले लेते हैं, तो उस कंडीशन में जो है हमारे बॉडी को देखें तो हमारे बॉडी पर जो है यह एनेस्थीसिया पॉइजनिंग उत्पन्न करेगा। और एनेस्थीसिया पॉइजनिंग के कारण जनरली देखा जाए तो डेथ का कंडीशन तो नहीं होता है, बट जो है ये बोला जा सकता है कि इवन केसेस एक दो केस ऐसे होंगे जो कि ऐसे जो है कि इस हाइप्नोटिक जो ड्रग है इसके कारण से जो है डेथ की ओर जो है आगे बढ़ता है। मतलब कहने का मतलब है कि ये जो हाइप्नोटिक ड्रग है इसके लार्ज अमाउंट से जो है कुछ ही केस ऐसे हैं जिनसे डेथ की संभावना होती है। इसके बाद देखते हैं इसमें सेडेटिव एंड है सेडेशन। तो सेडेटिव और सेडेशन क्या होता है इसके बारे में देखें। सेडेटिव या सेडेशन उस कंडीशन को कहा जाता है जब हमारा जो नर्वस सिस्टम जो है वो डिस्प्रेजेंट हो जाए। किस बेसिस पर? तो जैसे कि नींद ना आए, और नींद ना आते हुए जो है डिस्प्रेजेंट के कारण से नींद ना आए और इमोशनल टेंशन उत्पन्न हो जाता है। कहने का मतलब इमोशनल टेंशन के कारण जो है जो नींद नहीं आता है,
इस कंडीशन को ही हम लोग सेडेटिव्स या फिर सेडेशन के नाम से जाना जाता है। इसको दूसरे वर्ड में कहा जाए या दूसरी भाषा में बोला जाए तो इसमें हम बता सकते हैं कि जो सेडेटिव ड्रग होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं माइल्ड डिप्रेशन, एक्साइटेशन एंड क्लेम द एनेक्सिटी विदाउट इंक्लूडिंग स्लीप। यह बिना स्लीपिंग के जो है एनेक्सिटी उत्पन्न करते हैं, एक्साइटेशन उत्पन्न करते हैं, माइल्ड डिप्रेशन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार के जो ड्राइनेस हैं ये सब सेडेटिव जो होते हैं, सेडेटिव के कारण ऐसे CNS डिस्प्रेसेंट उत्पन्न होते हैं। इसी में आगे देखें तो जो है अगर पेशेंट को अगर ये ड्रग दिया जाए तो ड्रग दिए जाने पर जो है उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिस्प्रेजेंट जो है वह स्ट्रांगली जो है स्लीपिंग के कंडीशन में आ जाए। कहने का मतलब है कि इस ड्रग के लेते ही जो ह्यूमन बीइंग है अगर वह अवाकनेस हो जाए, अवाकनेस मतलब ना तो चल फिर सके, इमोशनल टेंशन जो है वह वहाँ से क्लियर हो जाए या रिड्यूस हो जाए, और जो है आदमी जो है या फिर ह्यूमन बीइंग जो है वह सोने लगे, और तब तक सोए जब तक कि ये जो ड्रग दिया गया था यह ड्रग कंप्लीट रूप से मेटाबोलाइट्स के रूप में ना चेंज हो जाए तब तक। तो इस कंडीशन को ही हम लोग जो है हिप्नोटिक या फिर हिप्नोसिस कहा जाता है, या डॉक्टरी भाषा में इसको जो है हिप्नोटिक्स या फिर हिप्नोसिस के नाम से जाना जाता है। अब इसमें देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ CNS डिस्प्रेजेंट्स ड्रग। ये जो CNS डिस्प्रेजेंट ड्रग्स जो होते हैं ये या फिर इसको बोला जाता है सेडेटिव ड्रग्स या फिर हिप्नोटिक ड्रग्स, इनका हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में देखें तो मेनली जो है ये मेनली थ्री टाइप से इसको जो है डिवाइड किया गया है ये सेडेटिव। इसके फर्स्ट कैटेगरी में आता है आपका बार्बिट्रेट। फर्स्ट कैटेगरी होता है बार्बिट्रेट DNS डिस्प्रेजेंट का। दूसरा कैटेगरी जो होता है वो होता है बेंजोडाइजेपिन्स, और इसके तीसरे कैटेगरी के अंतर्गत आता है आपका न्यूअर नॉन बेंजोडाइजेपिन्स, न्यूअर नॉन बेंजोडाइजेपिन हिप्नोटिस। और ये मेनली थ्री टाइप्स के जो है CNS डिस्प्रेजेंट के रूप में जो है यूज़ किया जाता है। लेकिन इसके अलावा भी ये जो तीनों जो क्लासिफाइड्स जो ग्रुप हैं ये ग्रुप का भी बहुत ज़्यादा डिटेल्स में बताया गया है कि इन ग्रुप को जो है कई अलग अलग जो साइकोएक्टिव ड्रग्स होते हैं उसमें भी बांटा जा सकता है। तो जैसे इसमें एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं ये बार्बिट्रेट का। तो बार्बिट्रेट जो होते हैं इसको जो है मुख्यतः 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। ये 3 कैटेगरी ये हैं। इसमें फर्स्ट जो है वो फर्स्ट कैटेगरी जो है उसको कहा जाता है लॉन्ग एक्टिंग बार्बिट्रेट्स, जो कि लंबे समय तक जो है एक्टिंग में उपस्थित हो या लंबे समय तक क्रिया करता हो। ऐसे जो बार्बिट्रेट्स हैं इनको जो है लॉन्ग एक्टिंग बार्बिट्रेट्स के नाम से जाना जाता है। इसके एग्जाम्पल के रूप में फियोबार्बिटल, इसके एग्जाम्पल के रूप में हम लोग फियोबार्बिटल्स जो साइकोएक्टिव ड्रग है ये आता है। और एक दूसरा जो एग्जाम्पल है वो होता है मेफोबाइबेटोन्स भी इसी कैटेगरी में आता है। इसके अलावा देखें तो बार्बिट्रेट का जो दूसरा टाइप होता है वो दूसरा टाइप का जो बार्बिट्रेट्स हैं वे कहलाते हैं शॉर्ट एक्टिंग बार्बिट्रेट्स, जो कि बहुत ही कम समय के लिए जो है शॉर्ट एक्टिंग बहुत ही कम समय तक क्रिया करते हैं। ऐसे बार्बिट्रेट को शॉर्ट एक्टिंग बार्बिट्रेट के नाम से जाना जाता है। इसके जो ड्रग हैं वे इस प्रकार हैं। इसमें फर्स्ट जो ड्रग है वो होता है ब्यूटोबार्बिटोन्स, ये ब्यूटोबार्बिटोन्स। दूसरा जो बार्बिटल जो ड्रग होता है वो होता है आपका सेकोबार्बिटोन, और जो है तीसरा जो बार्बिटल होता है बार्बिट्रेट्स होते हैं वो तीसरा बार्बिट्रेट है पेंटाबार्बिटोन्स। तो कहने का मतलब है शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स जो है उसमें 3 मुख्य ड्रग आते हैं ब्यूटोबार्बिटोन्स,
दूसरा होता है सेकोबार्बिटॉन्स और तीसरा जो है वह पेंटाबार्बिटॉन्स। इसके अलावा जो थर्ड ग्रुप है बार्बिट्रेट्स का, उस थर्ड ग्रुप को बोला जाता है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिट्रेट्स। तो जो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिट्रेट्स हैं इसको भी जो है मुख्यतः 3 भागों में ही बांटा जाता है बोलें, या फिर जो है 3 ड्रग्स इसके अंतर्गत आते हैं। ये ड्रग कौन कौन से हैं? तो ये ड्रग हैं, फर्स्ट है आपका थायोपेंटोन्स। दूसरा जो ड्रग होता है वो होता है मेथोहेक्सिटोन्स, और जो तीसरा ड्रग होता है वो है आपका हेक्सोबार्बिटोन्स। तो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिट्रेट्स मतलब बहुत ही कम समय के लिए जो बार्बिट्रेट्स यूज़ किए जाते हैं, इस कैटेगरी में जो है मुख्यतः 3 आते हैं, 3 ड्रग हैं, थायोपेंटेनोन, हेक्सिटोन और जो है तीसरा है हेक्साबार्बिट्रेट। तो इस प्रकार से जो है बार्बिट्रेट का जो कैटेगरी है इसमें 3 टाइप्स में डिवाइड करके बहुत सारे जो ड्रग्स हैं इनको आइडेंटिफाइड किया जाता है। अगला क्लासिफिकेशन है इसका बेंजोडाइएजेपिन्स। बेंजोडाइएजेपिन्स जो होते हैं इसको भी मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट जो क्लास होता है इसका उसको बोला जाता है हिप्नोटिक्स। दूसरा जो क्लास होता है इसको बोला जाता है एनएक्सटी, और जो है तीसरा जो क्लास होता है इसको बोला जाता है एंटी कॉन्वुल्सेंट के नाम से जाना जाता है, एंटी कॉन्वुल्सेंट। अब इस जैसे कि बार्बिट्रेट में हम लोग देखें कि ये 3 टाइप के हो रहे थे, वैसे ही यहाँ पे जो बेंजोडाइएजेपिन जो होते हैं इसको भी 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। इसमें से फर्स्ट जो कैटेगरी है हिप्नोटिक का, ये हिप्नोटिक के अंतर्गत जो है बहुत सारे ड्रग आते हैं। ये ड्रग कुछ इस प्रकार हैं, देखें इसको। तो इसके अंतर्गत जो है आता है आपका डाइएजेपेम, फ्लूरोजेपेम, नाइट्रोजेपेम, फ्लूनिट्रोजेपेम, टेमाजेपम, ट्राइएजोलेम, मिडाजोलेम। तो इसमें मुख्यतः देखें तो यही जो ड्रग हैं यही हिप्नोटिक ड्रग के कैटेगरी में आते हैं। इसको एक बार और देख लेते हैं। डाइएजेपेम, फ्लूरोएजेपेन, नाइट्रोजेपेम, फ्लूनाइट्रोएजेपेम, टेमाजेपेम, ट्राइजोलेम, मिडाजोल्स। ये जो 7 ड्रग हैं ये हिप्नोटिक ड्रग के कैटेगरी में आते हैं। इसका जो बेंजोडाइएजेपिन्स हैं इनके सेकेंड कैटेगरी में आता है एंटी एनेक्सिटी ड्रग। और ये एंटी एनेक्सिटी ड्रग जो है इसके अंतर्गत या इसके एग्जाम्पल के रूप में हम लोग ये निम्न कुछ दिए हुए जो ड्रग हैं इनको लेते हैं, जिसमें फर्स्ट है आपका डाइएजेपेम। सेकेंड जो ड्रग है वो होता है आपका क्लोराडाइपोरऑक्साइड, क्लोराडाइजेपोक्साइड। तीसरा जो है वो होता है ऑक्साजेपेम। चौथा जो होता है वो होता है लोराजेपेम। और जो है 5वां जो ड्रग होता है वो कहलाता है एल्प्रेजोलेम। तो इस कैटेगरी में जो है मुख्यतः यही 5 जो ड्रग हैं इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, एंटी एनेक्सिटी बेंजोडाइएजेपिन्स के अंतर्गत। इसका जो थर्ड कैटेगरी है वो है आपका एंटी कॉन्वुल्सेंट ड्रग। तो एंटी कॉन्वुल्सेंट ड्रग के एग्जाम्पल के रूप में मुख्यतः 3 ड्रग आते हैं, जिसमें से फर्स्ट है डाइएजेपेम, दूसरा है क्लोनाजेपेम और तीसरा है आपका क्लोबेज़म। तो इस प्रकार से जो है क्लोबेज़म, ये 3 जो ड्रग हैं ये तीनों ड्रग एंटी
कॉन्वोलेसेंट्स के अंतर्गत आते हैं और ये सब जो है CNS डिस्प्रेजेंट्स उत्पन्न करने वाले ड्रग होते हैं। तीसरा बेंजोडाइएजिपेन जो ड्रग है उसके अंतर्गत आता है आपका न्यूअर नॉन बेंजोडाइएजिपिन्स हिप्नोटिक्स। तो इसमें न्यूली जो ड्रग रिसेंट में जो खोज हुए थे इसके अंतर्गत आते हैं। इसके फर्स्ट एग्जांपल के रूप में जो पिकोलोन्स ये आता है और इसका सेकंड एग्जांपल के रूप में जोलपीडेम के जो ड्रग हैं वे इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। इसमें अब देख लेते हैं बार्बिट्रेट्स। तो बार्बिट्रेट्स को अब सभी का जो है डिटेल से हम लोग उसका डिटेल देख लेते हैं। तो डिटेल में देखें तो फर्स्ट है आपका बार्बिट्रेट्स। तो ये जो बार्बिट्रेट्स है यह जो है इसका देखें तो ये भी इसका बेसिक जो डोज है तो बेसिक यह कंपाउंड जो है मेन रूप से जो है CNS डिस्प्रेसेंस एजेंट होता है। इससे जो है सेडेशन, हिप्नोसिस और जो है एनेस्थीसिया तीनों टाइप के जो करेक्टर हैं वो देखने को मिलता है। ये जो बार्बिट्रेट है, बार्बिट्रेट का जो मेन जो पर्पस है, मेन जो इफ़ेक्ट है वो इफ़ेक्ट कुछ इस प्रकार से देखने को मिलते हैं। डिप्रेस सेरिब्रोस्पाइनल एक्सिस, मतलब सेरिब्रोस्पाइनल एक्सिस को जो है डिप्रेस कर देता है। स्मूथ मसल्स एज वेल एज स्केलेटल मसल्स या फिर स्मूथ मसल्स को जो है यह डिप्रेस कर देगा। न्यूरोशनल एक्टिविटी जो है उसको कम कर देता है। कार्डियक मसल्स एक्टिविटी को जो है यह कम करने का काम करता है। तो इस प्रकार से जो है बार्बिट्रेट जो है कुछ इस प्रकार के जो है इफेक्ट जो है बॉडी में दिखाता है। 1960 के दशक में जो है बार्बिट्रेट्स को जो है मुख्य या पॉपुलर हिप्नोटिक या सेडेटिव ड्रग्स के रूप में लिया जाता था, बट प्रेजेंट में जो है यह ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रखता है। इसके सब्स्टिट्यूशन के रूप में इससे भी और अच्छे और जो है प्रिकॉर्सर ड्रग जो है वो रिसेंट में खोजे जा चुके हैं। तो इस प्रकार से जो है बार्बिट्रेट जो है इसका जनरल इंट्रोडक्शन हमको दिखाता है। अब इसमें देखते हैं केमिकल स्ट्रक्चर जो है। बार्बिट्रेट्स जो होता है यह सबस्टिट्यूटेड डेरिवेटिव होता है बार्बिट्रिक एसिड का, सबस्टिट्यूटेड डेरिवेटिव होता है बार्बिट्रिक एसिड का। और जैसे कि इसके एग्जाम्पल बार्बिट्रिक एसिड का एग्जाम्पल में है मेलोनाइल यूरिया। तो ये जो मेलोनाइल यूरिया है यह बार्बिट्रिक एसिड का एक सिंपल एग्जाम्पल के रूप में हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। अब इसमें देखें तो जो बार्बिट्रिक एसिड इन नॉट हिप्नोटिक बट इट्स डेरिवेटिव, इसके डेरिवेटिव जो होते हैं, ये बार्बिट्रिक एसिड जो है खुद तो हिप्नोटिक व्यवहार शो नहीं करता, बिहेवियर शो नहीं करता है, बट इसके जो डेरिवेटिव होते हैं ये डेरिवेटिव जो है हिप्नोटिक बिहेवियर शो करते हैं। इसका दूसरा जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं इसके बारे में देखें तो इसके बारे में बताया जा सकता है कि जो आपका हिप्नोटिक जो ड्रग है इसके जो बार्बिटल्स है इसके जो कार्बन 2 पोजीशन है उस कार्बन 2 पोजीशन से कार्बन को हटा करके ऑक्सीजन या सल्फर ऐड कर देने पर यह जो है सॉलिबिलिटी अपनी जो है उसको इंक्रीज कर जाता है और इंक्रीज करके जो है यह लिपिड सॉल्युबल, हाईली लिपिड सॉल्युबल कंपाउंड बना लेता है। और ये जो हाईली लिपिड कंपाउंड सॉल्युबल कंपाउंड जो है यह मोर जो हिप्नोटिक करेक्टर शो करता है।
तो ये है कि अगर कार्बन के जगह पे कार्बन पोजीशन 2 पर अगर कार्बन की जगह पे ऑक्सीजन या सल्फर का सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, तो उस कंडीशन में ये जो ड्रग है यह हैप्नोटिक ड्रग की तरह व्यवहार करने लगते हैं, बार्बिट्रेट्स की तरह व्यवहार करने लगते हैं। इसके अलावा देखें तो जो बार्बिट्रेट होता है, इसका जो स्ट्रक्चर देखें बार्बिट्रेट्स का, यह सोडियम और वाटर सोल्यूबल एल्कलाइन सॉल्यूशन होता है। बार्बिट्रिक एसिड जो बार्बिटेट्स जो है, यह सोडियम साल्ट के रूप में उपस्थित रहेगा, या तो वाटर सोल्यूबल या फिर एल्कलाइन सोल्यूबल होता है। और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से, जैसा कि इस ब्लॉक में दिया हुआ है, ऐसा देखने को मिलता है। इसमें जो है बेंजेनॉइड रिंग रहेगा, बेंजेनॉइड नहीं, जो है साइक्लोहेक्सेन लाइक रिंग रहेगा। और जो है इसमें 1 और 3 पोजीशन पर नाइट्रोजन का सब्स्टिट्यूशन कर दिया गया है। 2 पोजीशन पर जो है आपका कार्बोनिल ग्रुप है, और जो है 6 पोजीशन पर कार्बोनिल ग्रुप और 4th पोजीशन पर कार्बोनिल ग्रुप। बट जो है 5th कार्बन पर देखें तो वहाँ पे 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, मतलब मैथिलीन ग्रुप का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर मेन आपको दिख रहा है, यह स्ट्रक्चर है आपका बार्बिट्रिक एसिड का। ये स्ट्रक्चर बार्बिट्रिक एसिड कहलाता है। अब अगला, इसी में अगला टॉपिक है आपका मूड ऑफ एक्शन। तो मूड ऑफ एक्शन में क्या होता है, बार्बिट्रेट्स का जो मूड ऑफ एक्शन होता है, इसको अगर हम स्टडी करें तो इसमें जो है जब इसका बार्बिट्रेट्स का अगर कॉन्सेंट्रेशन सफिशिएंट दिया जाता है, तो सफिशिएंट अगर बार्बिट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन दिया जाएगा, तो उस कंडीशन में जो पोस्ट सिनेप्टिक सेल होते हैं, इसकी जो एग्जेक्टिबिलिटी होती है, इसको यह रिड्यूस कर देता है। रिड्यूस करने के कारण से रिड्यूस कब होगा, तो जब उस मेम्ब्रेन्स का जो परमिबिलिटी है वह चेंज हो जाती है। तो परमिबिलिटी जैसे ही चेंज होगी, तब जो है उसके कारण से जो पोस्ट सिनेप्टिक जो सेल हैं, इनकी एग्जेक्टिबिलिटी जो है वह कम हो जाती है। और देखें तो जो बार्बिट्रेट होता है, इससे जो है पोस्ट सिनेप्टिक जो ट्रांसमिशन प्रोसेस है, यह रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम में जो है होने लगता है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम में होने लगता है। इसके कारण से जो है आपका जो बॉडी में उपस्थित जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है, यह डीएक्टिव हो जाता है। तो बार्बिट्रेट के वर्क एक्ट करने के कारण से जो सिनेप्टिक ट्रांसमिशन है, यह रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को जो है उत्पन्न कर देता है। इसके उत्पन्न होने के कारण से जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो सिस्टम होता है, कॉर्टेक्स, वह जो है डीएक्टिवेट हो जाता है। इसके बाद बताया जा रहा है कि जो आपका बार्बिट्रेट्स जो है वह एंटी डीपोलराइजल ब्लॉकिंग एजेंट के रूप में भी यूज़ किया जाता है। यह एंटी डीपोलराइजिंग ब्लॉकिंग एजेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। और जो है इसके अलावा बोल रहा है कि जनरेशन ऑफ एक्जेस्ट्री पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशिया। तो यह जो एक्सटर्नरी पोस्ट सिनेप्टिकल जो पोटेंशियल होता है, इसको जो है जनरेट करने का भी काम करता है। इसके अलावा जो है बार्बिट्रेट्स जो है वह इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी शो करता है मेन में, और जैसे ही यह इंक्रीज़ होता है, तो इंक्रीज़ होने पर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इंक्रीज़ होने पर एनेक्सिटी उत्पन्न हो जाता है, इमोशनल टेंशन उत्पन्न हो जाता है, और जो है कंजप्शन ऑफ अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कंजप्शन या सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंजप्शन ऑफ अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम होने लगता है। अब इसमें देखें तो इसके कुछ जो स्टिमुलेंट हैं, मतलब इस जो सेरिब्रल जो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी है,
इसके उत्पन्न करने वाले कुछ स्टिमुलेंट होते हैं वे इस प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि कैफीन्स या फिर है लेसर्जिक एसिड, डाईमेथिल एमाइड, एम्फेटेमिन आदि जो है ये कुछ स्टिमुलाई हैं जो कि सेरिब्रल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी शो कराते हैं। तो इसी प्रकार से जो है बार्बिट्रेट्स जो है कुछ सेडेटिव और जो है हिप्नोटिक ड्रग का ग्रुप होता है और इनके द्वारा जो है इसी प्रकार के जो है साइड इफ़ेक्ट या फिर इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। अब इसमें अगला हम लोग देखते हैं बायोकेमिकल इफ़ेक्ट एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। बायोकेमिकल एक्टिविटी देखें बार्बिट्रेट के लिए तो इसमें बताया जाता है कि जो गाबा होता है, गामा एमिनो ब्यूटेरिक एसिड, इसके कारण से यह जो है इनहिबिट कर देता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जैसे ही इनहिबिट होता है सेल की जो परमिबिलिटी होती है यह इंक्रीज़ हो जाती है, और सेल की परमिबिलिटी इंक्रीज़ हो जाने के कारण से जो क्लोरीन आयंस होते हैं, क्लोरीन आयंस आसानी से परमिएबल हो जाते हैं उस सेल मेम्ब्रेन्स में, जिसके कारण से जो है मेम्ब्रेन्स पोटेंशियल जो होता है वह डीपोलराइज हो जाता है। तो इसमें सिंपल सा हम समझ सकते हैं कि गाबा जो एमिनो एसिड होता है, ये जो एमिनो एसिड है यह इन सेडेटिव या फिर हिप्नोटिक ड्रग के कारण से जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसे इनहिबिट कर देता है, और इनहिबिट कर देने से जो है सेल परमिबिलिटी बढ़ जाती है, और सेल परमिबिलिटी बढ़ने से क्लोरीन जो आयन होता है वह उसके कारण से मेम्ब्रेन्स पोटेंशियल जो है वह डाईपोलराइज स्टेट में पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से नॉर्मल इसके जो है बायोकेमिकल जो गाबा बार्बिट्रेट्स के कारण से जो गाबा पर कुछ इफ़ेक्ट होते हैं वो कुछ इस प्रकार के हैं कि इसमें जो है इन्फ्लुएंसिंग कंडक्शंस देखने को मिलता है। मतलब ये कि आयन 4 कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेता है गाबा रिसेप्टर्स, आयनो 4 कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है, और इसमें अभी देखें कि इसमें इन्फ्लुएंसिंग कंडक्शन होता है। इन्फ्लुएंसिंग कंडक्शन कहने का मतलब है कि जो मेम्ब्रेन्स होता है वह क्लोरीन के साइज के जितना जो है फैल जाता है, फैलने के कारण से उसमें क्लोरीन जो है वह आर पार जाता है, तो इसलिए सूजन हो जाता है। कहने का मतलब है कि उसमें इन्फ्लुएंसिंग हो जाता है और उसमें कंडक्शन शो होते रहता है। तो इस प्रकार से इसमें जो है गाबा पर जो है ये बार्बिट्रेट्स का जो है बहुत सारे कई टाइप के इफ़ेक्ट जो है देखने को मिलते हैं। तो ये इसका स्टडी जो है आप और लार्जली रूप से बुक से और कर सकते हैं। अब देखते हैं सिंथेसिस ऑफ बार्बिट्रेट्स। तो जनरली जो है बार्बिट्रेट्स का सिंथेसिस जो है यह कंडेंसेशन प्रोसेस के द्वारा ही होता है, और कंडेंसेशन प्रोसेस जो है वह एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में और जो है न्यूट्रल मीडियम में, तीनों टाइप के मीडियम में जो है कंडक्ट होता है। तो इसमें फर्स्ट देख लेते हैं एल्केलाइन मीडियम। तो एल्कलाइन मीडियम में बताया गया है कि जो कंडेंसेशन रिएक्शन होता है वह एक साइड देखें तो एक साइड जो है या तो मैलोनिक एस्टर लिया जाता है, या फिर साइनो एसिटिक एस्टर लिया जाता है, या फिर मैलोन एमाइड लिया जाता है। तो ये 3 टाइप के अभी जो एग्जांपल बताया गया, मैलोनिक एस्टर, साइनो एसिटिक एस्टर, या फिर है आपका मैलोनिक एमाइड, ये जो है एक साइड, और दूसरे साइड जो है यूरिया या फिर थायो यूरिया को ले करके
दोनों को आपस में कंडेंस्ड किया जाता है और कंडेंस्ड करके जो है बारबीट्रेट, ये कुछ इस प्रकार का बारबीट्रेट का फॉर्मेशन किया जा सकता है या प्रिपरेशन किया जा सकता है या सिंथेसिस किया जा सकता है। ये एल्कलाइन मीडियम में होता है। साथ ही साथ यहाँ पे देखें तो इस जो राउंड में जो फार्मूला दिया हुआ है इसमें एक्स जो है वह ऑक्सीजन को हो सकता है या फिर सल्फर हो सकता है। तो इस प्रकार से जो है इसका एल्कलाइन मीडियम में सिंथेसिस होता है। दूसरा देखते हैं इसका जो है एसिडिक या फिर न्यूट्रल मीडियम में किस प्रकार से सिंथेसिस होता है। तो इसमें जो है कंडेंसेशन के लिए जो है मेलोनिक एस्टर या फिर मेलोनिल क्लोराइड का यूज़ किया जाता है और दूसरे जो साइड है या दूसरा जो रिएक्टेंट के रूप में यूरिया या फिर थायो यूरिया का यूज़ किया जाता है। तो एसिडिक मीडियम और जो है बेसिक मीडियम, एसिडिक मीडियम और जो है न्यूट्रल मीडियम में इसी प्रकार का कंडीशन, एक प्रकार का ही कंडीशन जो है देखने को मिलता है। इसमें देखें तो ये जो है मेलेनिक एस्टर या मेलोनिल क्लोराइड जो होता है, इसका जब हम रिएक्शन यूरिया या थायो यूरिया के द्वारा जो है जब रिएक्शन कराया जाता है या कंडेंसेशन कराया जाता है, तब जो है हमको ये बारबीट्रेट का जो है निर्माण होता है या सिंथेसिस किया जाता है। तो ये जो बारबीट्रेट है इसमें जो दिया हुआ आपका एक्स है, यह एक्स है, इसमें या तो क्लोराइड हो सकता है या तो हाइड्रोक्साइड हो सकता है। इसमें जो वाई जो दिया हुआ है ये नहीं, जेड जो दिया हुआ है वो जेड क्या है, तो क्लोराइड हो सकता है या हाइड्रोक्साइड हो सकता है। यहाँ पे जो जेड दिया हुआ है वो क्लोराइड या फिर हाइड्रोक्साइड हो सकता है। और यहाँ पे जो एक्स दिया हुआ है या यहाँ जो एक्स दिया हुआ है ये या तो सल्फर होगा या तो ऑक्सीजन होता है। तो इस प्रकार से जो है जो बारबीट्रेट है इसको जो है इन दो मेथड्स के द्वारा जो है सिंथेसिस किया जा सकता है। पहला मेथड देखिए कि एसिडिक मीडियम के थ्रू, और दूसरा जो मेथड है वो पहला जो मेथड है वो एल्कलाइन मेथड के थ्रू बताया गया था। एल्कलाइन मेथड, एल्कलाइन नेचर के थ्रू एल्कलाइन मेथड में बताया गया था, और दूसरा जो है एसिडिक या फिर न्यूट्रल मीडियम में सिंथेसिस किया जाता है। बारबीट्रेट्स का अब देखते हैं हम लोग फार्माकोकाइनेटिक्स। तो जो फार्माकोकाइनेटिक्स है इसमें बताया जाता है कि जो बारबीट्रेट्स होता है यह वेल एब्जॉर्ब फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, मतलब इसका जो है लगभग 90 to 100% तक जो एब्जॉर्प्शन है वह गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में होता है। इसके अलावा इसमें देखें तो यह वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी, यह जो एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब होने के बाद जो है यह ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम से जो है यह पूरे बॉडी में जो है आसानी से जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, आसानी से डिस्ट्रीब्यूट इसका किया जा सकता है, आसानी से डिस्ट्रीब्यूट होता है और डिस्ट्रीब्यूट होकर के सभी बॉडी पार्ट्स पर जो है इक्वल रूप से डिस्ट्रीब्यूट रहता है। इसमें देखें तो इसमें और आगे बोल रहा है कि लो लिपिड सॉलिबिलिटी, यह लिपिड में सॉलिबिलिटी इसकी बहुत ही कम होती है। यह लॉन्ग एक्टिंग एजेंट के समान व्यवहार करता है और जो है यह एक्सर्टेड बाई अ अनचेंज्ड इन अ यूरिन, यह सिग्निफिकेंटली रूप से देखें तो यह एक्सक्रेटेड होता है और जो है यह किसी भी प्रकार का जो स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन नहीं करता है, और जैसे स्ट्रक्चर में बारबीट्रेट्स होते हैं वैसे ही यूरिन के द्वारा जो है बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसका जो फार्माकोकाइनेटिक्स है कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। इसका यूज़ देखें तो इनके जो है बारबीट्रेट्स के अंतर्गत बहुत सारे जो ड्रग हैं ये आते हैं। तो ये ड्रग में जो है कुछ ड्रग हैं जो कि क्या इनके यूज़ हैं इनको बताया गया है। तो इसमें है जैसे फिनोबार्बिटोन्स, जो फिनोबार्बिटोन्स नाम का जो बारबीट्रेट्स होता है यह इपीलेप्सी
के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है, इपिलेप्सी के ट्रीटमेंट में। दूसरा इसका ड्रग है वो है आपका थायोपेंटेनोन। और थायोपेंटेनोन जो होता है यह एनेस्थीसिया, कहने का मतलब है कि जब सर्जरिकल ऑपरेशन होता है या बड़ा सर्जरिकल ऑपरेशन होता है तो उस कंडीशन में थायोपेंटेनोन को एनेस्थीसिया के रूप में यहाँ पे यूज़ किया जाता है। इसके अलावा यह ओकेशनली यूज्ड भी किया जाता है और ये जो है एडजॉइंट्स इन साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स के लिए भी इसका ओकेजनली रूप से यूज़ किया जाता है। इसमें देखें तो इसके एडवर्स इफेक्ट या साइड इफ़ेक्ट दोनों एक ही चीज़ हैं। तो साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिलता है या फिर इसको ही हम बोल सकते हैं एडवर्स इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है। तो इसमें एडवर्स इफेक्ट में देखें तो किस प्रकार के एडवर्स इफेक्ट इसमें देखने को मिलेंगे। तो ये बार्बिट्रेट्स आर यूज्ड इन अ रिपीटली इन अ नाइट। जो बार्बिट्रेट्स होते हैं यह दोबारा लिया जाएगा, मतलब रिपीटेशन इसका रहता है नाइट टू नाइट। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें जो है अक्यूमुलेटेड इन द बॉडी में अक्यूमुलेशन देखने को मिलता है इसके साइड इफ़ेक्ट के रूप में। इसमें कासेस डिपेंडेंस टॉलरेंस, कासेस के कारण, इसके कारण से जो है डिपेंडेंस हो जाता है, तो टॉलरेंस हो जाता है, इम्पेयर्ड परफॉर्मेंस, मेंटल कन्फ्यूज़न, ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, ये सब जो है देखने इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। इसके अलावा देखें तो इसमें बार्बिट्रेट के लेने पर जो है बार्बिट्रेट से कोई भी ड्रग को लेने से एक्साइटमेंट जो है वह बढ़ जाता है। इसके अलावा देखें तो एटोपिक इंडिविजुअल्स रीचेस। एटोपिक इंडिविजुअल्स का अर्थ होता है एक टक किसी भी चीज़ को देखते रहना। तो ये एटोपिक इंडिविजुअल्स रीचेसेस स्विमिंग ऑफ आईलिड एंड लिप्स, आईलिड्स और जो है लिप्स का फड़कना। तो स्विमिंग होना कहने का मतलब है कि आईलिड्स और जो है लिप्स जो होते हैं ये आपस ये जो है इस ड्रग बार्बिट्रेट्स के कोई भी ड्रग को लेने से जो है फड़कने लगते हैं। ये इसके इस प्रकार के कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट हैं या फिर साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। इसके अलावा देखें तो विड्रोवल सिम्पोटम्स, इसमें विड्रोवल सिम्पोटम्स भी देखने को मिलता है। तो ये विड्रोवल सिम्पोटम्स में देखें तो विड्रोवल सिम्पोटम्स मतलब जो है जो एक्स्ट्रा सिम्पोटम्स जो हैं जो कि लगभग सभी में दिखाई देते हों, तो ऐसे सिम्पोटम्स को विड्रोवल सिम्पोटम्स कहा जाता है। तो इसमें है एक्साइटमेंट्स, तो ये बार्बिटल्स के यूज़ से जो है एक्साइटमेंट्स जो है बढ़ जाता है। उसके अलावा देखें तो कॉन्जुलेशंस ये होता है। हेलुसिनेशंस जो है इसके कारण जो है देखने को मिलता है। इसके अलावा है डेलेरियम भी एक सिम्पोटम्स जो है इसका होता है। और इसके अलावा देखें तो डेथ का कंडीशन भी आ सकता है। तो अगर साइड इफ़ेक्ट जो हो रहा है उस साइड इफ़ेक्ट के जो डोज है, यह डोज अगर अत्यधिक ज़्यादा हो जाए, जो डोज था उससे अगर जो अमाउंट है एडमिनिस्ट्रेशन डोज है वो अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसी प्रकार के विड्रोवल सिम्पोटम्स जो है वह देखने को मिलता है। तो इसी प्रकार से जो है हम लोग जो है ये
CNS जो रिप्रेजेंट थे, जिसको हम आइडेंटिफाई किए थे 3 भाग में, कि बार्बिट्रेट्स और बेंजोडाइजिपिन्स और है नॉन बेंजोडाइजिपिन्स। तो इसके अंतर्गत जो है अभी हम लोग जो है बार्बिट्रेट्स का कंप्लीट स्टडी किए। अब अगले जो लेक्चर है उसमें जो है बेंजोडाइएजिपिन्स का स्टडी करेंगे।